हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए या एमए में हैं और उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का विषय है। तो आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो या फिर हमारे ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो इग्नू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज में, इग्नू में किसी में भी पढ़ते हैं। अगर उनके पास में प्रोग्राम का कोर्स है या फिर उनके पास में ऑनर्स का कोर्स है, विषय अगर पॉलिटिकल साइंस है, तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को चूज़ किया है जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आता है। इसके अलावा हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक नया स्टडी चैनल बनाया है जहाँ पर से भी आप लोगों की एग्ज़ाम की क्लासेस लगातार आपको दी जा रही है, जिसका नाम है आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। अगर आपने उसको और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके। हमारे स्टडी जो हम आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, जो आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले बता रहे हैं, एग्ज़ाम में आएंगे आपके, तो आप उसको अच्छी तरीके से केयरफुली कर पाए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, हालांकि लिंक तो कई सारे मिलेंगे, तो आपके टॉपिक्स वगैरह के लिए है, तो आप उन टॉपिक्स को देख सकते हो। इसके अलावा आप हमारे स्टडी चैनल में जुड़ सकते हो, जो कि इस नंबर पर टेलीग्राम पर मैसेज करने के बाद आपको ऐड कर लिया जाएगा। दूसरी बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको आसानी से हमने अवेलेबल करवा दिया है। तो बात अब हम अपने टॉपिक की करते हैं, जो है आज का न्यायिक सक्रियता या PIL। ये दोनों से जोड़कर क्वेश्चन आपका बनता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, न्यायिक सक्रियता सिंपली अलग से पूछता है और आपसे ये भी कई बार पूछ लेता है कि भाई न्यायिक सक्रियता की आलोचना कीजिए। तो आलोचना के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम सिर्फ पहले ये बात करेंगे कि भाई न्यायिक सक्रियता आखिर है क्या क्या नहीं, और इसके बारे में न्यायपालिका के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, क्या कदम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो हमारे ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो या प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यायिक सक्रियता, जिसे अंग्रेजी में हम जुडिशियल एक्टिविज़म ये कहते हैं। और एक आपका शब्द मैंने दिया है PIL, ये शब्द भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड था जो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। पहली बात तो अगर आपसे इंग्लिश में भी पेपर में लिख जाए कि भाई जुडिशियल एक्टिविज़म क्या है या फिर PIL क्या है या पब्लिक करके भी आपसे पूछ ले अगर क्वेश्चन, तो आप किस तरीके से इंटरेस्ट, अगर आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हाँ भाई यही क्वेश्चन है, अब मेरे को सीधा क्वेश्चन अटेंड कर लेना है। तो अब हम डायरेक्टली अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे वो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो या ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो न्यायिक सक्रियता, इस अवधारणा का उदय जो है वो कहाँ पर हुआ? सबसे पहले अमेरिका में हुआ। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। और अमेरिका में न्यायिक सक्रियता का उदय कहाँ हुआ है? सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, सबसे पहले अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में। भारत में कैसे आया? भारत में आपने जब संविधान का मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, संविधान की मैंने कुछ विशेषताएं बताई थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई दूसरे देशों की झलक दिखती है हमारे देश के संविधान में। हमारे देश का जो संविधान है दूसरे देशों के संविधान से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। क्यों मिलता जुलता है? क्योंकि हमने ज़्यादातर देशों की जो अच्छी अच्छी चीज़ें उसको एक्सेप्ट करा है। ऐसे ही भारत ने जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो अमेरिका से कॉपी करी है भारत ने। तो यही शक्ति जो है भारत के अंदर न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देती है। भारत के अंदर 1970 के दशक, 1970 का दशक का मतलब है 1970 से 1980 के बीच में न्यायिक सक्रियता का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिला। अच्छा, कब देखने को मिला? मैंने आपको ये बताया 1970 का दशक। अब आप कहेंगे ये कौन सा टाइम है, तो आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे, तो आप न्यायाधीश के रूप में इसको समझिए। फिर मैंने डेट टू डेट और भी चीज़ें आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस समय हमारे जो जज वगैरह थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, सबसे पहला नाम आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा नाम है आपका न्यायमूर्ति PN भगवती। ये दोनों टॉप के नाम हैं जो सबसे ज़्यादा PIL का अगर नाम आता है और PIL के साथ में न्यायिक सक्रियता का जब नाम आता है तो भाई इन दोनों न्यायाधीशों का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती, दोनों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको न्यायमूर्ति O चेन्नामप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति DS देसाई,
ये ध्यान रखना, ये न्यायिक सक्रियता की इन लोगों ने नींव डाली। ये लोग मुख्य न्यायाधीश थे। खास तौर पर आपको ये जो स्टार्टिंग के 2 मैंने बताए, वी.आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई इन्होंने क्या किया, 1970 के दशक में न्याय सक्रियता की नींव डाली। अब हम ये जानेंगे कि भाई न्यायिक सक्रियता जो है वो आखिर क्या है, उसका क्या अर्थ है, भाई क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने कई तरीके से इसको परिभाषित करने की कोशिश करी है, कई तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। न्यायिक सक्रियता का मतलब जो है, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए। देखो दोस्तों, क्या है न्यायिक सक्रियता का मतलब, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सबसे पहली बात, और समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायालय के द्वारा जब एक कदम आगे बढ़ाकर कदम रखा जाता है, न्यायालय जो स्टेप्स लेती है, एक तो अधिकारों की सुरक्षा के लिए और दूसरी बात समाज में न्याय को बढ़ावा मिले, इस चीज़ के लिए जब न्यायपालिका अपनी भूमिका आगे बढ़कर निभाने आती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको क्लियर करवाने की कोशिश करी कि भाई न्यायिक सक्रियता क्या है। मैंने इसमें आपको 2 चीज़ बताई कि भाई नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए और दूसरी बात समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए जब न्यायपालिका आगे बढ़कर आती है, कार्य करती है, उसे ही न्यायिक सक्रियता कहते हैं। दूसरी बात, आप इसको आसान शब्दों में कैसे समझेंगे, आसान शब्दों में आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। न्यायपालिका के द्वारा सरकार के दोनों अंग, देखो दोस्तों, मैंने जब आपको विधायिका का चैप्टर पढ़ाया अभी लास्ट वीडियो आर्ट्स पॉइंट्स क्लासेस के चैनल पर जब मैंने आपको करवाई थी, तो उस जगह पर मैंने आपको बताया था कि सरकार के 3 अंग हैं। सबसे पहले आपको मैंने विधायिका बताया था, दूसरे नंबर पे आपको मैंने कार्यपालिका बताया था और तीसरे नंबर पे मैंने आपको न्यायपालिका बताया था। तो सरकार के 3 अंग मैंने आपको बताए थे। तीनों अंग में से जो ये विधायिका और कार्यपालिका, अगर ये अपने दायरे से रहकर कुछ बाहर काम करते हैं या संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करती है, इट मीन संविधान से बढ़कर कुछ काम करने की कोशिश करती है, संविधान से अपने आप को बड़ा समझने लगती है, तो ऐसे समय में जो भाई न्यायपालिका है उन्हें अपने कामों को करने के लिए मजबूर करती है। भाई इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं न्यायिक सक्रियता। ओके गाइज, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन अगर आप देखोगे तो वो जनहित याचिका, जिसे हम अंग्रेजी में PIL, अभी मैंने ऊपर के में इसके बारे में बात करी है। तो जो न्यायिक सक्रियता का एक तरीके से आप देखेंगे इसको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, एक तो जनहित याचिकाओं को देखकर और समाज में भाई सामाजिक व्यवहार, इन दोनों को ध्यान में रखकर ही न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा दिया जा रहा है। न्यायिक सक्रियता को एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, इसे न्यायपालिका का दबंगपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यायपालिका का दबंगपन भी कहा जाता है। अब इसके बाद न्यायिक सक्रियता का, अब ये सक्रियता शब्द क्या होता है, न्याय का मतलब तो पता है, मतलब आपने देखा, सक्रियता का मतलब होता है एक्टिविज्म, यानी एक ऐसी जो गति आती है, किसी चीज़ में गति आती है जब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही जब न्यायपालिका अपनी धीमी गति को छोड़कर कामों को अपने तेजी लाती है और अपने आप को एक संस्था के रूप में काम करना शुरू कर देती है, जनता के हित के लिए काम करना शुरू कर देती है और खुद भी एक संगठन की तरह काम करती है, बड़ी तेज़ी से काम करती है, तो इसे ही हम क्या बोल देते हैं, इसे हम सक्रियता कह देते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत में हज़ारों केस ऐसे हैं जो क्या पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं। और पेंडिंग पड़े होने का क्या रीज़न है, क्योंकि न्यायपालिका जो है हमारी काफ़ी धीमी गति से कार्य करती है। लेकिन 1970 के दशक में हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, हमें कुछ फेरबदल दिखा अपनी न्यायपालिका में। क्या फेरबदल दिखा, जब न्यायमूर्ति जो कृष्ण अय्यर है और जो भगवती जी है, ये दोनों जी ने क्या किया, न्यायिक सक्रियता को फॉलो करना शुरू कर दिया और ख़ुद भी अब वो एक तो जनता के हितों की गई याचिकाओं, चाहे वो अखबार में, न्यूज़पेपर में या और सब चीज़ों में भी, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बातों पर इन्होंने ध्यान देना शुरू कर लिया और इसके बाद इन्होंने उसके खिलाफ फैसले लेने शुरू कर दिए। जो सदियों से केस पेंडिंग चले हैं, बेवजह लोगों को उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, बहुत सारे रीज़न हैं। तो अब हम बात करेंगे एक बैकग्राउंड के बारे में, किस चीज़ के बैकग्राउंड में, न्यायिक सक्रियता के बैकग्राउंड के बारे में कि भाई ये कैसे आया कैसे नहीं आया। इसके बारे में तो मैंने वैसे अभी आपको बताया है। न्यायिक सक्रियता की जो इतिहास की अगर नींव देखेंगे आप, तो ये मुकदमेबाजी किससे जुड़ी है, PIL, अभी मैंने आपको बताया PIL इसके बारे में। तो ये PIL से जुड़ी है, जो 1978 में एक विख्यात ठग था। कौन था विख्यात, फेमस ठग था, जिसका नाम था चार्ल्स शोभराज। आपको इसका नाम ध्यान रखना है, चार्ल्स शोभराज है, यह फेमस ठग है। इसने क्या किया था, इसने अपने साथियों के साथ लोगों को ठगा। इसके बाद ये बिहार का था।
इसको जेल में डाल दिया गया। और जेल के अंदर इसके साथ क्या हुआ कि भाई इसके साथ और इसके साथियों के साथ काफ़ी ज़्यादा यातनाएं की जाएगी। यातनाएं करने का मतलब क्या है? यातनाएं करने का मतलब सिंपल है कि भाई इन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया। और टॉर्चर करने, इसको भी टॉर्चर किया गया भाई, इसके दोस्त को भी टॉर्चर किया गया। और जब टॉर्चर किया गया तो भाई इन लोगों ने जेल खाने से ही क्या किया कि भाई एक पत्र लिखा, और उस पत्र की भाई आगे चल के भाई न्यायालय में पेशी हुई। और न्यायालय ने उस पत्र को पढ़ने के बाद में भाई ये फैसला किया कि भाई हम इस पत्र की जिसने भी लिखा है हम उसकी जांच करेंगे। तो भाई न्यायपालिका ने क्या किया, जांच पड़ताल के लिए आदेश दे दिए। और आदेश के बाद मुकदमा देखा आगे कि भाई सोशल जस्टिस सेल भी इसके सामने आए। सोशल जस्टिस सेल का मतलब क्या होता है? यानी समाज सेवी संगठन कुछ ऐसे भी थे जो बार बार शिकायत कर रहे थे कि भैया सरकार जो है वो जनता के हित के लिए काम नहीं करती, जनता कानून का यूज़ ही नहीं कर पाती। उसका रीज़न क्या है भी इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन भाई काफ़ी मुद्दों पे हमने ऐसा देखा कि भाई जेल में लोगों को अरेस्ट कर रखा है, विचाराधीन मामले, उनके केस सिद्ध भी नहीं हुए लेकिन उसको टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये सब बातें काफ़ी ज़्यादा उभर के आने लगी। तो उस समय न्यायमूर्ति जो कृष्ण अय्यर थे और जो जस्टिस भगवती जी थे, इन लोगों ने कहा कि भैया वह उन मामलों की सुनवाई करेंगे और ऐसे लोग जो विचाराधीन हैं, जो सदियों से अपनी जेल में इस वजह से काट रहे हैं, उनका अपराध भी सिद्ध नहीं हुआ, भाई उन सबको छोड़ने की बात करेंगे। तो जो भी इस तरह की डिस्कशन हुआ इसके अंदर, और इसके बाद आगे चल के ये बात मान ली गई कि भाई जो न्यायिक सक्रियता है उसको बढ़ावा दिया जाएगा इसी प्रकार से। और इसमें एक चीज़ और ये देखी गई कि भाई उच्चतम न्यायालय ने एक बात और साफ जाहिर कर दी कि हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीली है। ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं है तो वो न्याय नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि देखो जो कानूनी की सुरक्षा है जो है वो सिर्फ अमीर लोग और फिर जो ज़मीन बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं या फिर जिनका राजनीति पर कंट्रोल है, वही लोग ऐसे हैं जो कानून व्यवस्था का एक उचित लाभ ले पाते हैं। ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो भुखमरी के अशिक्षित हैं, ऐसी स्थिति है उनकी, वो कभी भी न्याय पा ही नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? क्या वे कभी न्याय नहीं लेंगे? तो इस स्थिति की जांच पड़ताल करते करते ही आगे चल के जो हम देखेंगे इसके अंदर कि भाई सरकार जो है, जो हमारी न्यायालय है कि सरकार ने, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो न्यायालय है, न्यायालय ने ये फैसला लिया कि भैया हम ऐसे मामलों की जांच करेंगे जो गरीब लोगों के हैं और वो आगे अपना शिकायत तक नहीं दर्ज कर पाते। तो उस शिकायत में चाहे न्यूज़पेपर से हुई, कोई एडवर्टाइजमेंट से हो, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी करे, या फिर किसी का रिश्तेदार करे, या कोई पत्र लिख के करे, तो हम ऐसे मामलों की भी सुनवाई करेंगे। तो ऐसे ऐसे कौन कौन से केस हुए, कौन कौन सी बात हुई जब न्यायपालिका ने अपनी महत्वपूर्ण फैसले निभाए, अब इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि यही चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है मेनली। अभी तक आप यूँ सोचिए कि एक इंट्रो चल रहा था, पहले आपको न्याय सक्रियता क्या होता है आपको पहले ये बताया गया, फिर न्यायिक सक्रियता की एक पृष्ठभूमि आप लोगों को बताया कि भाई चार्ल्स शोभराज जी ने एक पत्र लिखा था, उसके बाद ये शुरू हुआ। अब हम बात करेंगे कि भाई न्यायपालिका ने भी ऐसी कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, इसके बारे में चर्चा अब हम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार। अब ये कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार या अमानवीय व्यवहार, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा इसको भी आप समझ लें कि भाई दिल्ली और कोलकाता के न्यूज़पेपरों में एक खबर बड़ी तेज़ी से वायरल हुई। क्या वायरल हुई कि भाई भागलपुर के जो भागलपुर एक बिहार में स्थान है, वहाँ पर जो सेंट्रल जेल में कुछ विचाराधीन मामले थे, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन पे ये बात चल रही थी कि भाई ये दोषी हो सकते हैं, उनका दोषी प्रूफ भी नहीं हुआ था, लेकिन उन लोगों की क्या है, उनकी आंखें निकाल दी गई कि भाई तुमने ही किया है ऐसा ऐसा करके। अब उनका केस जो है वो अभी तक सिद्ध भी नहीं हुआ कि भाई दोषी वही है। भाई ये जब खबर भाई न्यूज़पेपर में बड़ी तेज़ी से वायरल हुई तो भाई सर्वोच्च न्यायालय ने जब इसको पढ़ा तो इसके बाद फिर कहा कि नहीं भाई इसकी जांच होनी चाहिए। फिर जांच हुई तो भाई जो जेल अधिकारी थे वो सारे के सारे दोषी पाए गए। इसी कारण से भाई इस मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि भैया जो भी दोषी कर्मचारी हैं उन सबके खिलाफ में कड़ा सा कड़ा रुख अपनाया जाएगा। और जो भी ये भत्ता देने की बात हुई इसके अंदर कि जो भी कैदी थे उन लोगों के साथ अमानवीय व्यवहारों में उनकी आंख निकाल लेगी तो आजीवन इनकी जो सेवा है और इनकी जो चिकित्सा है इसका करवाने का जो जिम्मा है वो बिहार सरकार को उठाना पड़ेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये
इसी प्रकार से 79 में और भी कई याचिकाएं दायर हुई है, किस लिए कि भाई जेल के अंदर कैदी कैद थे, उन पे मामले विचाराधीन चल रहे थे, केस सॉल्व नहीं हो रहा था। आपको पता है 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसके अलावा अगर वहाँ पर किसी दोषी के ऊपर आरोप लगाया गया कि भाई वो दोषी है और उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ, तो हम उस पर यातनाएं नहीं कर सकते, हम कठोर दंड नहीं दे सकते। एक पल के हम उसे पूछने के लिए कर सकते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ हम उसे टॉर्चर नहीं कर सकते। तो ये इस प्रकार के जो केस थे ये काफ़ी उभर के आ रहे थे, तो इसके खिलाफ न्यायिक सक्रियता की भूमिका सर्वोच्च न्यायालय ने निभाई। इसके बाद आती है अब आर्थिक शोषण के विरुद्ध। आर्थिक शोषण के विरुद्ध भी न्यायिक सक्रियता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कैसे महत्वपूर्ण भूमिका रही? दिल्ली सरकार ने एशियाटिक परियोजना के तहत हज़ारों मजदूरों की नियुक्ति करवाई। किसके ज़रिए करवाई? ठेकेदारों के थ्रू करवाई। अब ये जब ठेकेदारों के थ्रू इनकी नियुक्ति करवाई गई, तो इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं? इसके अंदर कॉन्सेप्ट सिंपल ही निकल के आते हैं कि जो मज़दूर थे उन मज़दूरों को भाई मजदूरी नाम मात्र की मजदूरी सिर्फ दी जा रही थी। उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा अत्याचार उन लोगों पर किया जा रहा था, और उनकी अगर आप मजदूरी को देखते हैं तो वो सिर्फ 3 रुपये से भी दैनिक रूप से कम थी। इसी प्रकार से जो मज़दूर थे, मज़दूरों के साथ अमानवीय व्यवहार कहाँ पर हो रहा था? हरियाणा में भी हो रहा था। हरियाणा में एक स्थान है जिसका नाम है भिवानी। भिवानी में पिचोला नामक एक स्थान है। इस स्थान पर कई सारे बंधुआ मजदूरों को काम पर रखा गया था, और उन बंधुआ मजदूरों को भी 3 रुपये से भी कम सैलरी दी जाती थी। और भाई जब उनको सैलरी दी जाती थी, आपको पता है बंधुआ मजदूरी क्या होती है? जब तक आप उनकी कर्ज नहीं चुका देते, जब तक आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, चाहे वो आजीवन आपका उसमें गुजर जाए। आपके पुत्र पुत्री जितने भी होंगे वो भी उनके क्या हो जाएंगे? फिर भाई उनके वो हो जाएंगे एक तरीके से बंधुआ मजदूर। तो इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में भी अपना आदेश दिया और उनको रिहा करवाया। इसके बाद बिहार में चर्मकारों के शोषण के विरुद्ध में भी आवाज़ें उठाई। किसने? सर्वोच्च न्यायालय में जब याचिकाएं दायर हुई तो सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर भी अपनी भूमिकाओं को सुनिश्चित किया और अपनी भूमिका को निभाया। अब इसके बाद नागरिक सुविधाओं के लिए भी भाई सर्वोच्च न्यायालय ने कई सारे कदम उठाए। अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहला कदम क्या है? सन 2000 में न्यायपालिका ने केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार को दोनों को नोटिस दिया, निर्देश दिया। इस निर्देश में ये बात कही, ये फैसला लेने का कहा गया कि भैया जो ऐसे लोग हैं जो बेफिजूल कचरा फैलाते हैं या फिर जो काफ़ी ज़्यादा एक गंद फैलाते हैं, गंदगी करते हैं, उन लोगों पर क्या किया जाए? रोक लगा दी जाए। और दूसरी बात, ऐसी कॉलोनी जो अनअधिकृत है, जहाँ पर उनका खुद का ज़मीन नहीं है वो, और उन्होंने झुग्गी बनाकर कब्जा कर रखा है, तो भाई ऐसे लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाए। तो भाई ये सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला किया, क्योंकि भाई वो उन लोगों के ना तो जल की आपूर्ति होती है, ना उन लोगों की भाई एक तरीके से अपशिष्ट निपटान की होती है कि सुविधा। तो भाई वहाँ पर गंदगी ज़्यादा होने के कारण उनको बीमारियाँ होती हैं और लोगों को भी बीमारियाँ फैलने का डर होता है इस वजह से। और साथ ही साथ रिहायशी इलाकों के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया था कि जो उद्योग वगैरह हैं, जो वायु को पॉल्यूटेड कर रही है, प्रदूषण कर रही है, तो भाई उसको भी वहाँ से हटाकर ऐसे स्थानों पे लगा दिया जाए जहाँ पर कम आबादी रहती है और उसका पॉल्यूशन का सकारात्मक प्रभाव पड़े, मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन ना आए, आप ये समझेंगे। इसके अलावा न्यायपालिका के द्वारा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी मनमानी के ऊपर रोक के लिए भी फैसले लिए होंगे। वहाँ पर चाहे तो आप EWS कोटे की बात कर लो या फिर आप नर्सरी एडमिशन की बात कर लो, तो गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने नियम बना रखा है कि भैया वहाँ पर आप लोगों को उनको सीटें देनी पड़ेंगी, आप उसमें उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कैपिटेशन फीस। इसके मामले में भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोचक मुद्दा था ये, जो हमें देखने को मिला। ये कैपिटेशन फ़ीस क्या है मैं आपको बता दूं। कर्नाटक हमारा एक स्टेट है। कर्नाटक में क्या होता था कि भाई जो भी इंजीनियर या फिर मेडिकल स्टडीज़ के लिए अदर स्टेट से आते थे तो उनसे एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज होती थी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा फ़ीस चार्ज होती थी। तो इसके खिलाफ में ही सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील पेश हुई थी। इस अपील के खिलाफ भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी भाई याचिका का सुनवाई किया, और फिर उस याचिका की सुनवाई करने के बाद कैपिटेशन फ़ीस जो एक्स्ट्रा ली जाती थी उस पर रोक लगाने की बात कही। नहीं तो कहा कि भैया हम आपके जो विश्वविद्यालय है उसकी जो मंजूरी है उसको हम रद्द कर देंगे। इसके अलावा कुछ अन्य मामले भी हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे कि अन्य मामले, इसमें एक मामला आता है राजस्थान का। राजस्थान में क्या होता है, एक मेजर थे जिनका नाम था दिलीप सिंह। अब
इन मेजर दिलीप सिंह की राजस्थान परिवहन निगम, जैसे दिल्ली डीटीसी परिवहन निगम है, दिल्ली परिवहन निगम है, ऐसे ही उनकी राजस्थान में एक्सीडेंटली मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार में कोई देख रेख के लिए नहीं था। तो भाई बोर्ड, दुर्घटना बोर्ड की तरफ से उन्हें 80,000 रुपये दिए गए, लेकिन क्या इनके परिवार के लिए पर्याप्त था? तो ये देखा गया कि भाई ये उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके लिए आगे चल के मुआवजे की जो रकम है उसको बढ़ाकर 4,18,000 और कर दिया गया। इसी प्रकार से जो ये कुछ स्टेप्स थे जो न्यायपालिका के द्वारा लिए गए, किस लिए लिए गए? ताकि न्यायिक सत्यता को बढ़ावा दिया जा सके। अब इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक स्पीडली आप इसको लिखोगे तब आप इतना लिख पाओगे। निष्कर्ष भी लिखोगे तो आपका ये आंसर और लंबा खींच जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप भी अपने और भी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ आज की इस वीडियो को आप लाइक भी करें। हमारे चैनल को, आर्ट्स पेंट्स क्लासेस को भी और एसओएल सॉल्यूशन को, दोनों को सब्सक्राइब करें। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कई सारे लिंक हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक में आप मुझसे जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको मिलने वाली है। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।